यहाँ पे शुरू करता हूँ। चलिए फिर से तीसरा सब्जेक्ट का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि शॉर्ट में हम लोग इसे जो है FON कहते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या कहीं कहीं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी लिखा रहता है। तो ये चीज़ें हैं, इसका आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डिफिनीसन देख रहे हैं जो आपके नॉलेज और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फंडामेंटल का देखते हैं। सारे का आप लोग नोट्स बनाइएगा। अभी यह 1 चल रहा है, इसके बाद वीडियो 2 आएगा, क्योंकि हम लोग इस दिसंबर में अभी यही टर्म और डिफिनीसन वाला ही देखेंगे। ओके, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे पहला जो है कह रहा है स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होता है। हेल्थ 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 मतलब क्या होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको हेल्थ के सेक्टर में काम करता है, ठीक है ना। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या बीमारी का अभाव नहीं है, ठीक है। जैसे अक्सर हम लोग जानते हैं, लोग कहता है हाँ हाँ स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो स्वास्थ्य ठीक है कहने का मतलब होता है कि लोग तो इसलिए बोल देते हैं कि हाँ हमारा अभी सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा बीमारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में WHO के अनुसार, WHO का जो डिफिनीसन है, WHO कहता है कि जो हेल्थ है, जैसा कि आमतौर पर जानते हैं कि केवल रोग या बीमारी के जान के ही लोग जान जाते हैं। अगर बीमारी है तो मतलब सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, ठीक है, अस्वस्थ है। और अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, तो लोग कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कह देते हैं ना। लेकिन WHO क्या कहता है कि WHO कहता है कि भाई मेरे अनुसार जो स्वास्थ्य है वह पूरी तरह से शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी फिट होने की स्थिति है, ठीक है। WHO सिर्फ रोग या बीमारी के अभाव को ही जो है आपको स्वास्थ्य नहीं मानता है, ठीक है ना। रोग या बीमारी का अभाव, अभाव मतलब समझ रहे हैं ना, कि रोग और बीमारी नहीं है, उसी को हम लोग स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे। स्वास्थ्य का मतलब है, हेल्थ का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब मानिए शारीरिक रूप से फिट है लेकिन मानसिक रूप से आप बेचैन हैं, मानसिक रूप से जो है आप डिप्रेशन में हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हुए, ठीक है। आप मानसिक रूप से ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से आप सही नहीं है, समाज में आपका स्थिति सही नहीं है, तो वो भी स्वास्थ्य का एक जो है आपका पूरा नहीं करता है, ठीक है ना। तो WHO को कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य का मतलब है आप शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से, आप सामाजिक रूप से, आप आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्ती, फिट की स्थिति ही स्वास्थ्य होता है। केवल और केवल ऐसा नहीं है कि बीमारी या कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, केवल ये नहीं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे है दूसरा नर्सिंग। नर्स से ही नर्सिंग बना है, समझ लीजिए। नर्सिंग, नर्स और नर्सिंग, ठीक है। नर्स जो होती है या जो होता है, मेल नर्स हो गया, फीमेल नर्स हो गया, तो नर्स जो है, नर्स के द्वारा किए गए सभी कार्य एक प्रकार से नर्सिंग कहलाता है। नर्सिंग एक सेवा है, ठीक है ना। नर्सिंग एक सेवा है। ड्राइवर ड्राइविंग, ड्राइवर ड्राइविंग, ड्राइवर ड्राइविंग, ड्राइवर होता है जो चालक होता है, लेकिन ड्राइविंग होता है जो चालक, ड्राइवर के द्वारा जो गाड़ी चलाया जाता है, जो काम किया जाता है, वो ड्राइविंग हो गया, ठीक है। गाड़ी चलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग, मतलब उनका काम क्या है, ड्राइविंग करना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से नर्स, नर्सिंग। अब नर्स है, नर्स जो भी काम करती है, जो भी अपने स्किल के उपयोग करके, अपने कौशल का उपयोग करके, जो अपने पूर्व के पढ़ाई में पढ़ रखी है उसका उपयोग करके वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को मदद करती है, ठीक है। वह लोगों को जो है हेल्प करती है, समझ गए। तो सारे काम जो नर्स के द्वारा किया जाता है, लोगों को सहायता के लिए, लोगों को जो है स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए नर्स के द्वारा किया गया काम ही जो है नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। तो एक बार एक चेक डाटा को देख लेते हैं। नर्सिंग, नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक अनुपम कार्य है। मैंने बताया कि नर्स जो है जो भी काम करती है वही जो है नर्सिंग कहलाता है। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला कार्यों का समूह है, ठीक है। अर्थात व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ, ठीक है, व्यक्ति
के उन क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायता करना जो उनके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति में या शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देती है, एवं जिन क्रियाओं को वह इच्छा शक्ति ज्ञान एवं बिना किसी सहायता से स्वयं संपन्न करती है। ठीक है, तो नर्स जो है, नर्सिंग एक पेशा है, एक प्रोफेशन है जो नर्स के द्वारा अपने व्यवसाय अपने प्रोफेशन में जो भी काम किया जाता है, ठीक है, वही नर्सिंग होता है। अर्थात सीधा कहा जाए तो कोई व्यक्ति है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, उनको मदद करना, उनको सहायता करना, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को पुनः ठीक करने के लिए, पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए उनको मदद करना, ठीक है, या शांतिपूर्ण अगर कोई व्यक्ति में मरीज लास्ट सिचुएशन में है, वह डाइंग पेशेंट है, यानी वह स्थिति ऐसा है कि वह अब दुनिया छोड़ने वाला है, तो उनके मृत्यु में योगदान देना, शांतिपूर्ण मृत्यु को, ठीक है। और कुछ ऐसे असहाय मरीज जो खुद से काम नहीं कर सकते हैं, जो अपने ज्ञान से काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको सहायता करना। साथ में नर्स अपनी इच्छा शक्ति अपने ज्ञान के बदौलत लोगों को सहायता करती है। यही सब नर्सिंग होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तीसरा है प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल व्यवसायिक नर्स। अब देखिए, सीखने के लिए आप नर्स हैं, ठीक है, आप नर्स के कोर्स कर लिए, ठीक है, आपको भी काम आता है। और एक नन डिग्री वाला, यानी वह कोई नर्स के कोर्स नहीं किया है, सिर्फ प्रैक्टिस किया है, और लेकिन उसको भी जो है सारे काम आता है, ठीक है ना, लेकिन वह एक प्रोफेशनल नर्स नहीं होगा। कितना भी उससे काम आ जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वह एक प्रोफेशनल नर्स नहीं होगा। प्रोफेशनल नर्स तभी आप बनते हैं जब आप अपने व्यवसायिक क्षेत्र में जो भी डिग्री है, जो भी कोर्स है, उसको कंप्लीट करते हैं, एज ए नर्स रजिस्टर्ड होते हैं किसी भी स्टेट में या केंद्र में, तब जाके आपको एक प्रोफेशनल नर्स माना जाता है। तो व्यवसायिक नर्स, प्रोफेशनल नर्स वह नर्स होती है जिसने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, प्राप्त किया हो, एवं उस राज्य में या संबंधित काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, वही प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, चौथा है इलनेस। इलनेस यानी रोग। रोग क्या होता है? बीमारी अथवा अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी अंग को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे आपका लूज मोशन हो जाएगा, तो लूज मोशन हो जाएगा मतलब आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और बार बार जो है व्यक्ति जो है क्या होता है, बाथरूम जाना पड़ता है। इसी प्रकार से आपका किसी पैर में हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, हड्डी टूट गया, तो हड्डी, वो पैर का अंग जो है काम करना, पैर का अंग या हाथ में कहीं भी हो सकता है फ्रैक्चर, तो उस जगह पर मूवमेंट बंद हो जाता है, उस जगह पर काम करने में हमारा अंग जो है असमर्थ हो जाता है, और यही स्थिति जो है रोग कहलाता है। ठीक है ना, मान गया आपको हाथ में जो है घाव, वाउंड हो गया है, किसी के हाथ में घाव हो गया है, ठीक है, तो आप वो घाव अगर बड़ा है तो आपको ठीक से वो हाथ से काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेगा आपका हाथ। मतलब बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर या शरीर के कोई भी अंग जो प्रभावित है वह कार्य करने में बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है, और वही रोग कहलाता है। ओके, पांचवा है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया। अब आप लोग जब पढ़िएगा डिटेल्स में, तो नर्सिंग प्रोसेस बार बार पूछा जाता है 10 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है ना, बार बार। अब नर्सिंग प्रक्रिया जो होता है, जो नर्सिंग प्रोसेस है, यह एक सीरियल, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, रोगी की सेवा का योजना बनाना, उसके बाद रोगी की सेवा को लागू करना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना शामिल होता है। कुल मिला के कहा जाए तो नर्सिंग प्रोसेस कुल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला मूल्यांकन से लेकर, नर्सिंग निदान से लेकर, नियोजन से लेकर, ठीक है, इवैल्यूएशन, ये सारे 5 प्रोसेस में जो है आपके चलते रहते हैं। ठीक है, तो ही कह रहा है नर्सिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, इसीलिए इसे क्रमबद्ध प्रक्रिया कहा गया है, जिसके अंतर्गत रोगी के मूल्यांकन, ठीक है, रोगी के आकलन से लेकर रोगी के नर्सिंग सेवा का योजना बनाना,
उसके बाद उस योजना का मरीज पर लागू करना, उसके बाद उसका जो है आप काम जो किए हैं, लागू किए हैं, वह कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उसका मूल्यांकन करना शामिल होता है। कुल मिला के यह 5 प्रोसेस में यह आपका चरण समाप्त होता है नर्सिंग प्रोसेस। और यह एक चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है। अगर हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है, जो चीज़ के लिए हम प्रोसेस प्रक्रिया बनाए हैं, अगर वो सफल नहीं है तो पुनः एक से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। समझ गए? यही नर्सिंग प्रोसेस होता है। आगे है 6वां है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब आप लोग जानते हैं। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड रोगी से संबंधित मूल आंकड़े का एक लिखित दस्तावेज होता है। रिकॉर्ड वे रजिस्टर, डायरिया या फाइलें होती है जिसमें मरीज को अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा सेवा एवं परीक्षण का लिखित वर्णन होता है एवं यह कानूनी दस्तावेज होते हैं जो रोगी के दाखिले से निकास तक उपयोग में लाए जाते हैं। रिकॉर्ड कहने का मतलब है अब जो रिकॉर्ड होता है वह रिकॉर्ड तो मौखिक रूप में नहीं होता है। जैसे हम मान गए, हम बोल दिए अस्पताल में कोई मरीज आया, ठीक है, मरीज आया और हम उससे जो है बोल दिए कि इसको ये ट्रीटमेंट चला, ये ट्रीटमेंट चला, ये ट्रीटमेंट चला, ये ट्रीटमेंट चला, हम सारा चीज़ें याद कर लिए, ठीक है, याद कर लिए। लेकिन याद कर लिए वो तो हमारे पर्सनल माइंड में रहा, वो तो अस्पताल के रिकॉर्ड में नहीं रहा। वो अस्पताल के जो है या कभी अगर ज़रूरी पड़ेगा तो हम भूल भी जाएंगे, भूल भी सकते हैं और भूल भी जाता है आदमी। इतना मरीज आते हैं, किसका किसका डाटा आप याद करके रखिएगा। अगर कोई मरीज 5 दिन तक अगर ट्रीटमेंट चला, 5 दिन तक अगर वो अस्पताल में भर्ती रहा तो 5 दिन क्या क्या ट्रीटमेंट चला, क्या दवाइयाँ पड़ा, कब क्या हुआ, ठीक है, तो ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉर्ड इसीलिए कहा जाता है, आप याद करके रिकॉर्ड को मौखिक नहीं रख सकते। रिकॉर्ड हमेशा लिखित में ही होता है और लिखित में ही रहना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। लिखित जो भी दस्तावेज होता है मरीज से संबंधित, चाहे वो मरीज भर्ती से लेकर और लास्ट निष्कासित होने तक जो भी उसके ट्रीटमेंट से लेकर देख रेख जांच वगैरह में शामिल हुआ है, रिटन, चाहे उसमें कोई भी डायरी में हो, कुछ भी चीज़ें में लिखा हो, वह सारा एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो मरीज से संबंधित होता है। समझ गए? यह जो चीज़ें होता है इसमें डॉक्टर क्या देखे हैं, ठीक है, नर्स क्या दवाइयाँ दी हैं, क्या डायग्नोसिस हुआ है, टोटल चीज़ें जो है मरीज से संबंधित होते हैं। समझ गए? उसमें वर्णन होते हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज भी होता है। जितने मरीज ट्रीटमेंट कराते हैं उनका जो भी फाइल, जो भी रिकॉर्ड होता है वह एक कानूनी दस्तावेज भी होता है। मान गए बाई चांस कभी सर्जिकल पेशेंट है, मारपीट वाला आया, उसका ट्रीटमेंट चला, वो केस कर दिया, जो पार्टी उसको मारा है उस पर केस कर दिया, डॉक्टर जाए वो ब्लेम कर दिया कि हमको ये चीज़ से मारा है, ये चीज़ किया, हमको इतना ये हुआ है, तो डॉक्टर अस्पताल से जो कानूनी मतलब दरोगा होते हैं, जो भी होते हैं, वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं, अस्पताल में संपर्क करते हैं कि क्या ये बातें सही है, ये ट्रीटमेंट चला है, क्या किस प्रकार का जख्म था पता लगाते हैं, क्या आप रिकॉर्ड दे सकते हैं, हमें इसे पेश करना है कोर्ट में। तो यह एक प्रकार के कानूनी दस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यह रिकॉर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप जाइएगा तो अस्पताल में कोई भी मरीज भर्ती होता है, खासकर सरकारी अस्पताल में, तो उसका एक हर चीज़ का कॉपी जो है आपको अस्पताल में ही भी मिल जाएगा कि, और आप कभी जाते हैं पूछते हैं कि फलाना मरीज को ट्रीटमेंट चला था, क्या क्या चला था, तो आप एक वैलिड पर्सन हैं तो आपको चीज़ें मिल जाएगा। समझ गए? ये चीज़ें होता है, यही रिकॉर्ड होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 7वां है रिपोर्ट। अब रिकॉर्ड जो होता है हमेशा रिटेन में ही होता है। रिटेन में ही लिखकर आप किसी रजिस्टर, किसी डायरी में रख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट होता है किसी मरीज को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल से संबंध में स्वास्थ्यकर्मी, उसमें नर्स या अन्य सदस्य के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान रिपोर्ट कहलाती है। तथा यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। यह मौखिक या लिखित दोनों ही रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। अब रिपोर्ट कहने का मतलब है किसी मरीज के बारे में स्थिति, किसी मरीज के बारे में जानकारी आसपास के स्वास्थ्य सदस्यों के बीच में साझा किया जाता है, ठीक है, सूचना आदान प्रदान किया जाता है, वही रिपोर्ट कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल
मरीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, मरीज का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, समझ गए। अब नर्स को तो ये नहीं है कि भाई तुमको दवाई अपने मन से दे देना है, तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करेगी, डॉक्टर को सूचना देगी या देगा कि डॉक्टर साहब देखिए, ये मरीज है, इसका ये दवाई चला है, इसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं इसे क्या करूं। तो वह क्या की, सूचना दी मरीज के बारे में, फलाना मरीज इसका हार्ट बीट इतना बढ़ गया, क्या करें। तो यह एक प्रकार से स्थिति, एक प्रकार से सूचना हुआ जो डॉक्टर के बीच जो है साझा की है, सूचनाओं को आदान प्रदान की है, तो यही रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। किसी मरीज के स्थिति के बारे में, ठीक है ना, उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीज, देखभाल से जुड़ी हुई सूचनाओं के बारे में स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें नर्स, डॉक्टर वगैरह वगैरह बहुत सारे कर्मी आ जाते हैं, उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान ही रिपोर्ट कहलाता है। यह प्रक्रिया जो है रिपोर्टिंग कहलाती है। अब जो रिपोर्ट होता है हम लोग लिख के भी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं डॉक्टर को, और बोल के भी जो है सूचना भेज सकते हैं, अगर इमीडिएट ज़रूरी हो तो टेलीफोनिक भी कह सकते हैं। तो ये सब मौखिक हो गया। तो रिपोर्ट बेसिकली एक सूचना होता है जो आप लिख कर भी दीजिए और या फिर वर्बली भी बता सकते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो यही रिपोर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां है बिस्तरी घाव। बिस्तरी घाव आप पढ़िएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल समझिए, बिस्तरी घाव को बेड सोर, प्रेशर सोर क्यों कहते हैं, प्रेशर सोर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो होता है वह दबाव के कारण होता है। इसी का दूसरा नाम डेकुबिटस अल्सर होता है, समझ गए चीज़ों को। अब यहाँ पे ध्यान आप लोग दीजिएगा, मैं बता दूँ, जो बिस्तरी घाव होता है ना, वह बिस्तर पे लंबे समय तक कोई मरीज अगर लेटा है, ठीक है, और वह बार बार अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, लंबे समय से एक ही स्थिति में लेटे रह जा रहा है, तो उससे होता यह है कि दबाव पड़ता है, घर्षण पड़ता है, जिससे स्किन में क्या होता है, आपको उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का ऊतक नष्ट होने लगते हैं और घाव बन जाता है। वही जो है प्रेशर वाला या बेड सोर वाला या डेकुबिटस अल्सर कहलाता है, ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब देखिए, घाव कभी भी होता है ना, तो देखिए, एक किसी व्यक्ति या मरीज को लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहने, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिस्तर पर लेटे रहने से या एक ही स्थिति में बैठने से, ठीक है, या फिर एक ही स्थिति में बने रहने से उसके शरीर के कुछ ऊतकों क्षेत्र जहाँ पे है, जहाँ जिस साइड है उस साइड दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण उन अंग में जहाँ दबाव पड़ रहा है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने से वहाँ का ऊतक, चूँकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ब्लड से ही ऑक्सीजन मिलता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ का ऊतक नष्ट होने लगता है, यानी नेक्रोसिस होने लगता है, और उस प्रकार से वहाँ पे घाव बन जाता है। और इस तरह होने वाले जो घाव होते हैं उन्हें हम लोग दाब व्रण, बिस्तर व्रण या बिस्तरी घाव कहते हैं, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इन्हें जो है हम लोग सस्याव्रण, डेकुबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन को हम लोग प्रतिक्षरण या टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। एक होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, इम्यूनाइजेशन जिसे प्रतिक्षरण कहते हैं, यह जो होता है प्रतिक्षरण, इम्यूनाइजेशन, देख लीजिए, शरीर में वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीसीरम प्रविष्ट करके किसी विशिष्ट रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है, समझ गए। अब इम्यूनाइजेशन प्रतिक्षरण जो होता है, यह वैक्सीन भी हो सकता है, यह इम्यूनोग्लोबिन भी हो सकता है, यह एंटीसीरम भी हो सकता है। यह सब शरीर में प्रविष्ट करके कोई भी रोग के प्रति, उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, जो उस रोग से लड़कर रोग को नष्ट करता है, उसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे टीबी से बचाने के लिए, टीबी से कीटाणुओं को लड़ने के लिए टीबी का टीका बच्चे में ही दे दिया जाता है, बीसीजी, ठीक है ना, पता है। पोलियो का दिया जाता है, डिप्थीरिया का दिया जाता है, टिटनेस के दिया जाता है। तो ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि उस विशिष्ट रोग के प्रति विशिष्ट टीका क्या करे, उससे जो है लड़े और प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न हो, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। ओके, यही प्रतिक्षरण होता है। आगे है
वाइटल साइन देखिए, अब वाइटल साइन हमारे बॉडी हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वाइटल साइन कहने का मतलब है शरीर का तापमान, पल्स, श्वसन एवं ब्लड प्रेशर को जैविक चिन्ह कहा जाता है, क्योंकि इनका नियंत्रण शरीर के जैविक अंग यानी वाइटल ऑर्गेन जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा आदि के द्वारा होता है। समझ गए? तो वाइटल साइन जो होता है यह एक जैविक चिन्ह होता है जो वाइटल ऑर्गेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे तापमान हो गया बॉडी का, नाड़ी दर हो गया, श्वसन दर हो गया, रक्तचाप हो गया। इन सब में कम बेस होने से व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। मान गया आपका टेम्परेचर बॉडी का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो आप फीवर से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्स रेट बढ़ जाता है, तो आपका हार्ट का समस्या आ सकता है। रिस्पायरेशन आपका चढ़ रहा है, कम हो रहा है अचानक से, यानी ऑक्सीजन लेवल जो है आपका कम रहा है। ठीक है, तो आप अन्य भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। रक्तचाप बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर। तो इस प्रकार से वाइटल साइन में अनियमितता आपको आपके स्थिति को बताता है। ठीक है, वाइटल साइन सही है मतलब आप बिल्कुल फिट है। वाइटल साइन में जरा सा भी ऊपर नीचा होगा तो आप जो है बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, तो वाइटल साइन जैविक चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं। 11 है टेम्परेचर। शरीर की ऊष्मा को इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना ही तापमान है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ बॉडी हीट। ठीक है ना, टेम्परेचर जो होता है यह बॉडी का एक डिग्री हीट होता है। समझ गए? मैं बता दूं, शरीर की ऊष्मा को इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना ही तापमान कहलाता है। इकाई मतलब समझ रहे हैं, डिग्री के रूप में। समझ गए? शरीर के तापमान के नियंत्रण का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी का जो तापमान है उसका रेगुलेशन होता है। सामान्य अवस्था में शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देख लीजिए, डिग्री के रूप में यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है ना, यहाँ पे डिग्री लिखा गया, फ़ारेनहाइट के केस में भी, सेल्सियस के केस में भी ऊपर डिग्री लिखा गया। तो इसी टेम्परेचर को डिग्री के रूप में, इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना तापमान कहलाता है। ठीक है, 12 है नाड़ी क्या होता है? तो देखिए, नाड़ी जो होता है रक्त परिसंचरण के लिए, जब हृदय का बायां लेफ्ट वेंट्रिकल, अब मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट में कितना चेम्बर होता है? 4 चेम्बर होता है। ये आपका हो गया राइट वाला साइड, ये हो गया लेफ्ट वाला साइड। ठीक है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, इधर भी राइट इधर भी लेफ्ट। नीचे के होता है वेंट्रिकल, ऊपर का होता है आर्ट्रियम। समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बायां नील है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहीं से ब्लड जो है क्या होता है, धकेला जाता है महाधमनी में, और महाधमनी अन्य धमनियों में भेजता है बॉडी की तरफ ब्लड जाने के लिए। ठीक है, तो यही कहता है रक्त परिसंचरण के लिए जब हृदय का ए बायां वाला निलय संकुचित होता है, मतलब कंट्रैक्ट होता है, तो ब्लड बाहर पंप होता है। तब जो है रक्त तरंग धमनी में बलपूर्वक गुजरती है, यानी यहाँ से ब्लड महाधमनी में और महाधमनी से होते हुए धमनी में प्रवेश करता है। ठीक है, बलपूर्वक यानी फोर्सली। ओके, जिसके कारण धमनी में बारी बारी से उठाव, एक्सपेंशन तथा पतन, रिकॉल या फॉल होता है। अतः धमनी के इस एकांतरित उठाव व पतन को नाड़ी यानी पल्स कहते हैं। अब मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग देखते होइएगा जो क्या बोलते हैं उससे, बोरवेल वगैरह, जो जहाँ पे खेत में पानी पटाया जाता है, दमकल, तो वहाँ पे देखते होइएगा कि वो पाइप से कनेक्ट रहता है। अब तो दूसरा हार्ड वाला पाइप आ गया है। पहले जो सॉफ्ट पाइप होता था, जो खेत में पानी पड़ता था, जिसमें आसानी से जो है छिद हो जाता था, कोई भोंक देता था, तो होता ये था, आप लोग देखते होइएगा, महसूस भी करते होइए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे वो उस जैसे पाइप ऐसे है, ठीक है, इसमें पानी चलता था, तो आप लोग देखते होइएगा कि ऐसे ऐसे करके पानी आगे की तरफ गुजरता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से ब्लड के साथ भी सेम कंडीशन है। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट अभी मैंने समझाया
ये जो वाया निलय है यह तेजी से ब्लड को प्रेस का कंट्रैक्ट करता है, ब्लड भागता है महाधमनी में, महाधमनी से फोर्सली जो है ब्लड अलग अलग धमनी में जाता है। तो यह फोर्सली जाता है ना, तो तेजी से, चूंकि अब जो ब्लड जाता है धमनी हो गया या महाधमनी हो गया, ये सब एक नली के टाइप से है, छोटे छोटे नली है, इस नली में ही ब्लड जो है इधर उधर जाता है। तो इस नली में क्या होता है, बलपूर्वक ब्लड जब धमनी में गुजरता है तो इसमें उठाव और पतन होता है। क्या होता है, उठाव और पतन होता है, ठीक है ना। तो उठाव तथा पतन होता है। अतः धमनी के इसी एकांतरित रूप से उठाव और पतन को नाड़ी कहते हैं। ये जो नीचे आया फिर उठा, फिर नीचे आया फिर उठा, फिर नीचे आया फिर उठा, फिर नीचे आया फिर उठा, इसी उठाव और पतन को नाड़ी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 है रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है माय डियर, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो मैं अभी बता दिया कि रक्त वाहिनी जो ब्लड होता है एक नली में बहता है, वेसल्स में बहता है, ये चीज़ें मैं बायो साइंस में भी बता दिया हूँ। तो ब्लड प्रेशर जो होता है रक्तचाप, यह ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी में बहने वाले रक्त द्वारा रक्त वाहिनी के दीवार पर लगाए जाने वाले दबाव को रक्तचाप कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये नली है, इसमें ब्लड जो है आपके बह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जब ब्लड बह रहे हैं तो ये जो इधर का दीवार है, इधर का दीवार है नली का, ये तो भाई जा रहा है तो नीचे भी दबाव लगाएगा, फिर ऊपर भी दबाव लगाएगा। तो इसी दबाव को, ये जो दीवार है नली है वाहिका की, इसी पर जो दबाव ब्लड के द्वारा लगाया जाता है, इसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का आखिरी है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा। चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। ठीक है। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो फर्स्ट एड देते हैं आदमी को बचाने के लिए। अब मान गए आपके गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, बड़े अस्पताल नहीं है, तो वो जो गांव के व्यक्ति है जो थोड़ा मोड़ा जानता है इस के बारे में, तो आपको सलाइन चढ़ा देगा, कुछ कर देगा, तो एक प्रकार से फर्स्ट एड हो जाता है। और फर्स्ट एड आदमी को बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। वही चीज़ें मैंने बताया कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आसपास कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, तो वहाँ पे वो फर्स्ट एड काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। पहले आदमी को जीवन को देने के लिए फर्स्ट एड शुरू कर दिया जाता है। जब व्यक्ति लगता है कि अस्पताल जाने लायक हो गया है, तब जाके उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ठीक है। मान गए दूरी है और पहले उसे जिंदा करना आवश्यक है, तो आप ले जाएंगे, 1 घंटा लगने में ही, जाने में ही लग जाएगा, तो अब तक हो सकता है 1 घंटा में काम ही तमाम हो गया। तो उससे पहले फर्स्ट एड वाला प्राथमिक चिकित्सा देता है आपातकालीन स्थिति में, जहाँ पे चिकित्सीय या फिर अस्पताल जाने से पहले यह सुविधा दिया जाता है। यह ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं जो फर्स्ट एड के बारे में जानता हो, उसके बारे में ज्ञान हो। ठीक है। तो जो फर्स्ट एड होता है वह चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल जाने से पहले कोई बीमार या घायल व्यक्ति है, इसको दी जाने वाली चिकित्सा ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। अब प्राथमिक चिकित्सा जो है आपके बड़े हॉस्पिटल में या अस्पताल जाने के बाद नहीं होता है, वहाँ पे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना। फर्स्ट एड आपको अस्पताल, सीधा समझिए ना, जो आपको बचाए, फर्स्ट टाइम जो आपके बचाने का प्रयास करता है वही फर्स्ट एड हो जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट कर गया, तो एक्सीडेंट कर गया तो आस पास अस्पताल है तो हम उसमें भर्ती कर देंगे, और आस पास अगर अस्पताल नहीं है, नियर कोई अस्पताल नहीं है, तो उसको तो पहले जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे ना। तो उसके लिए पहले अगर ब्लडिंग हो रहा है तो ब्लडिंग को बंद करेंगे, जो भी हमारे पास सुविधा है उसको इस्तेमाल करके ब्लडिंग को बंद करेंगे। ठीक है। उससे भरपूर ऑक्सीजन देंगे कि ऑक्सीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है, सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। इन सब चीज़ों को देखकर पहले उसे हम थोड़ा मोड़ा ठीक कर देंगे, अस्पताल जाने लायक कर देंगे, तो यही फर्स्ट एड होता है। समझ गए चीज़ों को। तो ये आपका यहाँ पे हो गया समापन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।